नए आईटी कानून को अदालत में चुनौती देने पर सरकार ने आज व्हाट्सएप को दो टूक जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा, सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। व्हाट्सएप को मैसेज का मूल स्रोत बताना होगा। अपराध, हिंसा, देशद्रोह जैसे मामलों में ये जरूरी है। निजता का अधिकार जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है। व्हाट्सएप ने नई आईटी पॉलिसी को प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने कहा, व्हाट्सएप की मंशा कानून को टालने की रही है, इसलिए वो अंतिम वक्त कोर्ट पहुंचा। सरकार ने कहा, भारत में काम भारत के कानून के मुताबिक ही होगा। नया आईटी कानून सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं है। व्हाट्सएप को सरकार ने भरपूर समय दिया है। सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप को प्राइवेसी कानून से दिक्कत है, जबकि फेसबुक से वो यूजर्स की जानकारी शेयर करता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई डिजिटल गाइडलाइंस आज से लागू मानी जाएंगी। इसी के साथ आईटी मंत्रालय ने नए नियमों के पालन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टेटस रिपोर्ट देने को भी कहा है। आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर की जानकारी दे, गाइडलाइन लागू करने को लेकर ताज़ा स्थिति साझा करे। नई गाइडलाइन लागू करने की मियाद 25 मई को खत्म हो चुकी है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भारतीय कंपनी कू आईटी मंत्रालय को जवाब दे चुकी है कि वो गाइडलाइन लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जबकि ट्विटर के जवाब की अभी पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन 25 फरवरी को जारी की थी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान अब झारखंड पहुंच चुका है। आज सुबह यास तूफान ओडिशा में भद्रक और पारादीप में और पश्चिम बंगाल में दीघा के समुद्री तटों से टकराया था। इस दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवा चली। तूफान में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दक्षिण 24 परगना, उत्तर परगना और पूर्वी मिदनापुर के कई इलाकों में खेत डूब गए। लोगों के घरों में पानी भर गया। तूफान की वजह से कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। तूफान कमजोर पड़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां लोगों के फंसे होने की आशंका थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तूफान से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार और शनिवार को ममता बनर्जी तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी को बताकर वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने हर महीने 80 लाख वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि केंद्र ने बहुत दिया, केजरीवाल खुद नाकाम है। किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से ये विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। इस बीच दिल्ली में आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई। जल्द ही इसके और सेंटर भी खुलेंगे। एलोपैथिक डॉक्टरों पर योग गुरु रामदेव की विवादित टिप्पणी का मामला प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें रामदेव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आईएमए ने लिखा, योग गुरु रामदेव वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। डॉक्टरों की मौत पर रामदेव का आंकड़ा झूठा है। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार रोकने की जरूरत है। रामदेव के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की जाए। वहीं आईएमए की उत्तराखंड ब्रांच ने रामदेव को उनके बयान पर 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। रामदेव से 15 दिन में लिखित माफी मांगने की मांग की गई है। भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन और दवाएं हासिल करने की कोशिश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात की। अमेरिका में यूएन महासचिव से विदेश मंत्री की मुलाकात 1 घंटे चली, जिसमें कोविड-19 की चुनौतियों, वैक्सीन के आयात और उत्पादन पर चर्चा हुई। बैठक पर विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, कोविड की चुनौतियों के साथ वैक्सीन के वैश्विक समाधान को लेकर चर्चा हुई। वैक्सीन के अधिक उत्पादन वितरण के लिए सप्लाई चेन की मजबूती जरूरी है। विदेश मंत्री जयशंकर के 5 दिन के अमेरिका दौरे को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। यूएन महासचिव ने कहा कि कोरोना से निपटने के हर प्रयास में दुनिया एकजुट है। देश में आज फिर कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटे में देश में 2,08,000 नए केस आए, जबकि 4,157 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,491 केस आए, जबकि 131 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण की दर 2% से भी कम हो चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,371 नए केस दर्ज किए गए। यूपी में अब तक कुल 1,34,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मरीजों को हो रही परेशानियों का यूपी सरकार फ्री इलाज करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इसका आदेश जारी किया। यूपी में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिलों का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में सीएम योगी ने आज पूर्वांचल के देवरिया और कुशीनगर में स्वास्थ्य जानकारियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि जून महीने में प्रदेश के 48 लाख युवाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रदेश ने अब तक 1,81,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया है। मेरा अनुमान है कि हम लोग जून महीने में 18 से 44 आयु वर्ग के 48 लाख युवाओं को ये वैक्सीन उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सिद्धार्थनगर और बस्ती में रहेंगे, जहां कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वैसाख वैश्विक समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में किसी भी घटना को कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के तौर पर याद किया जाएगा। दिस इज द वर्स्ट क्राइसिस ह्यूमैनिटी फेसेस इन डेकेड्स। वी हैव नॉट सीन ए पैंडेमिक लाइक दिस फॉर अ सेंचुरी। पैंडेमिक हैज इंपैक्टेड एवरी नेशन। प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाई। India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccine. किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने काला दिवस मनाया। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए किसानों ने काले झंडे दिखाए और कुछ जगहों पर सरकार के पुतले फूके गए। हरियाणा और पंजाब में कुछ जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किए। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कुछ जगहों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इन प्रदर्शनों में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। गाइडलाइन से उसका पालन कर रहे हैं। मास्क लगाएंगे लोग, अपना सैनिटाइजर करते रहते हैं और दूरियां बना के रखते हैं। ज्यादा कोई लोग नहीं बुला रखे आगे। जो रूटीन में जो जहां है वो वहीं पे ही रहेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। अगर ये पार्टियां उनकी शुभचिंतक होती तो ये उनको समझाती कि हाँ आप ये वैक्सीनेशन लगवा लो। ये पार्टियां किसानों की शुभचिंतक नहीं है, उनके लिए घातक है। 1985 बैच के अधिकारी सुबोध जायसवाल ने सीबीआई डायरेक्टर का पद संभाल लिया है। करीब 3 महीने बाद सीबीआई को स्थायी निदेशक मिला है। सीबीआई के नए निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होगा। इससे पहले सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ डायरेक्टर जनरल पद पर तैनात थे। इसी साल जब वो महाराष्ट्र के डीजीपी थे, तब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल के पास करीब 1 दशक तक देश की खुफिया एजेंसी रॉ में भी काम करने का अनुभव है। दिल्ली के चर्चित सागर धनखड़ मर्डर केस में पुलिस ने आज 2 गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों का संबंध काला असौधा और नीरज बावनिया गैंग से है। पुलिस के मुताबिक इन चारों ने कबूल किया है कि 4 मई की रात ये लोग सुशील के साथ मारपीट में शामिल थे। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में 8 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले में अब सुशील से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गैंगस्टर के साथ संबंधों को लेकर भी वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसलिए पुलिस पकड़े गए 4 आरोपियों को सुशील के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। भारतीय कोस्ट गार्ड की मदद से कोलंबो के पास सिंगापुर के जहाज में लगी आग बुझाने का काम जारी है। इस ऑपरेशन में श्रीलंका के अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड भी जुटी है। ये आग पिछले 6 दिन से लगी थी, जिसके बाद श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने वैभव और वज्र जहाज को कोलंबो भेजा। आग बुझाने के काम में भारतीय कोस्ट गार्ड के इन 2 जहाजों के अलावा डॉनियर एयरक्राफ्ट भी लगा है। सिंगापुर के जहाज एमी एक्सप्रेस पर्ल में 6 दिन पहले आग तब लगी जब वो कोलंबो के उत्तर पश्चिम में 9.5 समुद्री मील की दूरी पर लंगर डाले हुए बंदरगाह में एंट्री का इंतजार कर रहा था।
जहाज पर 5 भारतीयों समेत चालक दल के 25 सदस्य तैनात थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.